हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारा आरआरबी एनटीपीसी का सीरीज चल रहा था पीवाईक्यू फॉर्म में। लाइव में कर रही थी, बट फॉर सम ग्लिचेस मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो फॉर्म में मैं आपको जो भी मेरा टॉपिक चल रहा था तो उसको मैं कंप्लीट करवाऊँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, मैं 10 मिनट का सीरीज चलाऊंगी और 10 मिनट का वीडियो रहेगा और मैं पूरा पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट करवाऊंगी। सो मुझसे जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी, केयर मी एंड इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़िए और मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ और इस बार हमें आरआरबी एनटीपीसी से निकालना है। गुड लक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग कमीशन की। तो जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को और यह संविधान के आर्टिकल नंबर 39 पर आधारित है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा और इसके अंतिम उपाध्यक्ष हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जोसेफ स्टालिन रशिया द्वारा विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 में लागू की गई थी और चाइना में पहली पंचवर्षीय योजना 1953 से 57 के बीच लागू की गई थी और जो इसका उद्देश्य था वो था तीव्र औद्योगिक विकास। भारत में सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा सबसे पहले नियोजन प्रारंभ किया गया था और ये वर्ष 1934 में आयोजन प्रारंभ किया गया था और बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत में वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, जिसके तत्कालीन अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान को मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे नीति आयोग में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका हिंदी में अगर अर्थ बोलूँ तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। नीति आयोग को नीति प्रबुद्ध मंडल मतलब थिंक टैंक भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग को थिंक टैंक माना जाता है। राज्यों को आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। अब अगर बात करें नीति आयोग के उद्देश्य की, तो पहला उद्देश्य रहेगा हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहन देना। दूसरा उद्देश्य है सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे आर्थिक विकास से समाज के हर वर्ग को लाभ हो। तीसरा रहेगा हमारे पास दीर्घकालिक रणनीति योजनाएं बनाना। आगे हम बात करेंगे नीति आयोग की संरचना के बारे में मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो इसके अध्यक्ष जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल रहेंगे। उपाध्यक्ष की बात करूं तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और वर्तमान में अभी सुमंत के बेरी जी हैं। क्षेत्रीय परिषद की बात करूं तो इसमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रण इसमें रहता है तो इसमें रहेंगे अनुभवी विशेषज्ञ और पेशेवर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। नीति आयोग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो केंद्र सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है और वर्तमान में जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी। सो इसमें दो चीज़ें याद रखने लायक हैं, जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन के बेरी और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों, आई होप आपको सशक्त यहाँ तक पसंद आ रहा होगा और मैं अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर पा रही होंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन योजना आयोग एंड नीति आयोग। तो सबसे पहला रहेगा योजना आयोग। इस आयोग के पास राज्यों पर नीतियाँ लागू करने की शक्ति होती है, जबकि नीति आयोग में यह एक प्रबुद्ध मंडल या फिर सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो योजना आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 मार्च 1950 को और नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं हेतु सरकार के मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति होती है, जबकि नीति आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती और ये शक्तियां सिर्फ वित्त मंत्रालय के पास होती हैं। योजना आयोग रशिया के मॉडल पर आधारित था और जो नीति आयोग है वो मॉडल आधारित है भारत के 5 महान पुरुषों की शिक्षा पर। योजना आयोग में बात करें तो केंद्र सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती थी, जबकि नीति आयोग में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। योजना आयोग में अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बात करूं नीति आयोग की, तो नीति आयोग में आवश्यकताओं के आधार पर अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग में सचिवों की नियुक्ति एक मानक प्रक्रिया द्वारा की जाती थी
और नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग के CEO की नियुक्ति की जाती है। और आपको मुझे ये बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि चला था 1951 से 56 के बीच में। अब अगर हम मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष रहे हैं गुलजारी लाल नंदा साहब। इस योजना का प्रमुख आदर्श वाक्य जो था वो था कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और प्राथमिक क्षेत्र को इस योजना में प्रोत्साहन दिया गया था। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास की स्थापना हुई थी। और इसमें ये याद रखने लायक चीज़ है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। वर्ष 1956 के अंत तक भारत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 5 IIT स्थापित किए गए थे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में, और इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक, बाद में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कुल बजट था वो था 2069 करोड़, और जो कि बाद में हो गया था 2378 करोड़ रुपीज़। अब इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी बांध। इस योजना के दौरान जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखने को मिली वो थी 8% वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अलावा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्षित वृद्धि दर मतलब टारगेटेड ग्रोथ रेशियो था रखा गया था 2.1%, एंड जो हमारा अचीव्ड रेशियो था वो था 3.6%। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली थी। अब अगर मैं समराइज करूँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि चला था वर्ष 1956 से 61 के बीच में। और इसमें अगर मैं मॉडल की बात करूं तो वो था PC महलनोबिस मॉडल। इसका जो उद्देश्य था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्शन। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। इसमें भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष अगर बात करूँ तो वो 1956 में बनाया गया था। और इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, जो कि पहला था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई की हमने पिलाई की थी सोवियत संघ के साथ मिलकर। दुर्गा जी की पूजा की थी हमने ब्रिटेन के साथ मिलकर। और राउरकेला मतलब हमने केला खाया था, वो खाया था हमने जर्मनी के साथ मिलकर। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इस दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए थे। इस योजना के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना हुई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी स्थापना इसी दौरान हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1958 में हुआ था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो टारगेटेड ग्रोथ रेशियो था वो था 4.5%, एंड जो अचीव्ड ग्रोथ रेशियो था वो था 4.2%, मतलब थोड़ा कम हमने अचीव किया था हमारा टारगेट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें 4 चीज़ें याद रखने लायक है। एक तो इसका जो ईयर था वो 1956 से 61 के बीच था। इसमें जो मॉडल था वो था PC महलनोबिस मॉडल। इसका जो उद्देश्य था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड औद्योगिक जो वर्ष बनाया गया था 1956 में। इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। पहला था भिलाई की हमने पिलाई की थी किसके साथ मिलकर? सोवियत संघ के साथ मिलकर। दुर्गा जी की पूजा की थी हमने ब्रिटेन के साथ मिलकर। और हमने केला खाया था पश्चिमी जर्मनी के साथ मिलकर। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। एंड इसमें जो टारगेटेड ग्रोथ रेशियो था वो था 4.5%, एंड जो हमारा अचीव्ड ग्रोथ रेशियो था वो था 4.27%, मतलब थोड़ा सा कम था। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि चला था 1961 से 66 के बीच में। और अगर हम इसमें मॉडल की बात करें तो इसमें था सुकमा चक्रवर्ती मॉडल। इस योजना में मुख्यतः कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार लाने पर ध्यान दिया गया था, मतलब सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया गया था। भारत को आत्मनिर्भर और स्वउत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पंचायत चुनाव भी इसी टाइम पे हुए थे। भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में।
और इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी इसी दौरान 1964 में, जो कि था एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई 1964। यूटीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1963 में। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्ष 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में नाम परिवर्तित कर कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CAPC कर दिया गया। देश में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट और उर्वरक संयंत्र लगाए गए थे और पंजाब में प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होने लगा था। भारत ने सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन उधार लेने का विकल्प चुना था और 1966 में पहली बार जो रुपए था उसका अंडर वैल्यू हुआ था। सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर साबित हुआ था क्योंकि यहाँ पे 3 वॉर हुए थे। पहला वॉर हुआ था इंडो चाइना वॉर 1962 के बीच में, 1965 से 66 के बीच में चला था इंडो पाकिस्तान वॉर, एंड 1965 से 66 के बीच में ड्रॉट आया था, मतलब व्यापक सूखा पड़ा हुआ था, जिस कारण से असफल हुआ था। अब अगर मैं बात करूँ इसमें जो टारगेटेड हमारा ग्रोथ रेशियो था वो रखा गया था 5.6% और जो अचीव्ड था वो था 2.4%। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की वजह से ये असफल साबित हुई थी और 1961 से लेके 66 तक चली थी। तो दोस्तों आप यहाँ तक पहुँचे, मतलब आपने पूरा वीडियो को देखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इतना सा भी हेल्प मिला हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बस इतना ही कहना था मुझे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगी। और मेरे कुछ साथी भी रहते हैं, तो अगर मैं नहीं दे पाई उनके आंसर्स तो मेरे साथी जरूर दे देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी एंड केयर मी। बाय बाय, लव यू ऑल।